वो इलाकों को मिल चुकी थी, लेकिन बलूचिस्तान वाज इवन डिप्राइव्ड ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सूबाई खुद मुख्तारी से उस वक्त भी बलूचिस्तान को महरूम रखा गया। तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब पाक बलूचिस्तान का केस लेके हमेशा जाते रहे, और आप लोगों में से शायद बहुत से लोग जानते होंगे, क्योंकि अगर आप मेरी और डॉक्टर मालिक साहब की बातों और वादों को इतना एतबार न करें, कम से कम मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तो वादों बातों उनके जो करारदाद है उन पे तो आप मेरे ख्याल सब यकीन करते होंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने बलूचिस्तान तकरीबन कोई 11 से 12 विजिट किए आफ्टर 1940 स्पेशली टिल 1948 अक्टूबर, जिसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ वक्त की कमी, वरना मैं आपको डेट वाइज बता देता कि उन्होंने किस किस ऐवान में, सिब्बी दरबार में, मुस्लिम लीग की कन्वेंशंस में, खवातीन की कॉन्फ्रेंस में, या खान ऑफ कलाल के साथ मुज़ाकरात में, कहाँ कहाँ पर उन्होंने खुद बलूचिस्तान के बारे में वही बातें की जो आज बलूचिस्तान का चरवाहा, जो आज बलूचिस्तान का नौजवान पहाड़ में बैठकर कर रहे हैं। दिस इज नॉट समथिंग न्यू कि बलूचिस्तान सबसे पसमानदा है, बलूचिस्तान को दानिस्ता तौर पर क्यों पसमानदा रखा गया। कल मैं और डॉक्टर मालिक साहब रास्ते में आके बात भी कर रहे थे कि हम पागलों को देख लो, पूरी दुनिया ने जो है, जहां बरतानवी साम्राज्य को कहा जाता था ब्रिटिश एम्पायर, जहां पर सूरज तुलू जहां होता था पर कभी गुरूब ही नहीं होता था, उस जालिम साम्राज्य के सामने हम बलोच जो है बोलान पास पे खड़े हो गए कि हम तुम्हें यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। हम वो हमारे किले पे चढ़ दौड़ा, हम 200 लोगों के साथ उसकी जो है हजारों फौजों का मुकाबला करने, बस शहीद पे शहीद देते गए कि दुनिया के अंदर जी। अगर हम उस वक्त अंग्रेज के साथ, फॉर इंस्टेंस, थोड़ी देर के लिए मैं आपको कहता हूँ, रखमान साहब यही कहते हैं, अगर हम अंग्रेज के साथ थोड़ी सी मुफाहमत भी कर लेते, आज बलूचिस्तान इस तरह की बदसूरत मेरे ख्याल सूरत हाल से दो चार ना होता। लेकिन क्या थी? डिग्निटी की, रिस्पेक्ट था, लव फॉर इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम था, आजादी की जो ख्वाहिश, इंसानी आजादी की, इंसानी हकूक की जो ख्वाहिश आज आसमा जहांगीर के कॉन्फ्रेंस में आप लोग सब आके पेश कर रहे हैं, यही वो ख्वाहिश थी उस कम तालीम याफ्ता बलोच में, जिसने इतने बड़े सुपर पावर के सामने बोलान की रेलवे लाइन गुजरनी नहीं दी, सड़कें गुजरनी नहीं दी, उसको जो है यहाँ पर अपनी इस्तेमालियत कायम करने नहीं दी। तो दैट लव वाज देयर। और क्या हुआ कॉन्सिक्वेंसेज में? उन गरीब 120 की करीब छोटी मोटी बड़ी जंगें जो है अंग्रेजों के खिलाफ हमारे लोगों ने लड़ी हैं, बलोचों ने, पश्तूनों ने, इस खित्ते के अंदर। मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, जो जाहिद चौधरी साहब की किताब है पाकिस्तान की सियासी तारीख में, कभी आपको मौका मिले उसको जरूर पढ़िएगा, उसमें उन्होंने खुद डॉक्यूमेंट किया है। आज काजी फायजीसा साहब जो बात कर रहे थे, इनके वालिद मोहतरम जो है काजी मोहदीसा साहब, वो खुद काफी दफा ये शिकायत लेके जाते थे कि भाई बलूचिस्तान के साथ ये ज्यादती क्या हो रही है। जब पाकिस्तान बना 1956 तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। ये टॉपिक रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज वेल, सो वी हैव टू क्या कहते हैं, सिंक्रोनाइज क्या, कहां पे बलूचिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल, अब चैलेंजेस क्या हैं। बलूचिस्तान का मसला सियासी भी है, बलूचिस्तान का मसला माशी भी है, बलूचिस्तान का मसला माशरती भी है, यानी सोशल, माशरती से मुराद सोशल। मैं आपको सोशल इंडिकेटर्स की कुछ थोड़ी बहुत मिसालें दे दूंगा, ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा। बलूचिस्तान का मसला डेमोग्राफिक रिलेटेड भी है, ये इनसिक्योरिटीज है। बलूचिस्तान की महरूमियां कोई एक महरूमी नहीं है कि मेरे पास पीने का पानी नहीं है, मेरे पास इस्तेमाल करने के लिए आपकी सीपैक से पैदा होने वाली बिजली नहीं है, मेरे पास महरूमी सिर्फ ये नहीं है कि मेरे पास मोटरवे और मेरे पास जो है ऑरेंज ट्रेन लाइन सर्विस नहीं है, मेरे पास महरूमी सिर्फ ये नहीं है कि मेरे यहाँ स्कूल तालीम के जराए नहीं है। जिस तरह हमारे बच्चे एजुकेशन इमिग्रेंट्स बन गए, माइग्रेंट्स बन गए, देख रहे हैं कि आप जिस शहर में कूचे में जाएं, आपको छोटे मोटे 2000-3000 के किरायों के कमरे लेके बच्चे तालीम के लिए पंजाब में, सिंध में, अब खैबर पख्तूनख्वा में भी जाके पढ़ रहे हैं। तो ये वो वजूहात हैं आपको बलूचिस्तान के। इफ यू रियली वांट टू नो बलूचिस्तान, इफ यू रियली वांट टू गेट इनटू द क्रक्स ऑफ द मैटर, आप बलूचिस्तान का डिसेक्शन करना है, उसके चैलेंजेस का, तो आप फिर बलूचिस्तान के मसले का निकाल सकते हैं। इट्स नॉट सो इजी। राशिद रहमान साहब ने भी जब बड़ी खूबसूरत बात की, there was a policy of suppression, not conflict resolution. Conflict suppression, there is a difference between conflict resolution and conflict suppression. आप एक तनाज़ा जब उठता है, क्यों उठता है? तकसीम पे उठता है, तफावत पे उठता है, ना बराबरी की बुनियाद पे उठता है, अदम मसावात की बुनियाद पे उठता है, इंसाफ की अदम फरामी की बुनियाद पे उठता है। वो तनाज़े क्यों उठते हैं? तनाज़े कहाँ खड़े होते हैं? इवन हम इंसानों के दरमियान घर के अंदर तनाज़ात कैसे शुरू होते हैं? So तनाज़ात have basics, conflicts have basics. वो basics constitutional भी हो सकते हैं, political भी हो सकते हैं, economical भी हो सकते हैं, social भी हो सकते हैं, cultural भी हो सकते हैं, वो resource based भी हो सकते हैं, insecurity related हो सकते हैं, कि ओवरऑल एंड बलोच की आइडेंटिटी को खतरा है इस वक्त। ये जो बलोच रेजिस्ट कर रहा है, जिस तरह आप किसी जानवर को बंद कमरे में ले जाएं, उसका गला दबाने की कोशिश करें, पकड़े, यहां से वहां से पलान के, वो अपने आप की, वो the crisis overall is the insecurity. And what are the insecurities जो मैंने आपको बयान किया कि
पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, रिसोर्स बेस्ड, किसी भी चीज पे ले लें। कैसर बंगाली साहब यहाँ तशरीफ फरमाए, I love him because he has been the first person जब सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट सेंटर ने बनाया, used to study बलूचिस्तान केस, जब मैं सेनेट में था तो मैं जब आता था तो ये जर्नल्स, मीडिया पर्सन सब कुछ तकरीबन मेरे गले से पकड़ते थे। आपकी तरह नौजवान हुआ करते थे कि बलूचिस्तान का मसला सरदारों का है, ये तो दो नवाबों का है, ये तो पगड़ी का है, ये तो राइटी का है, नवाब गफूर खान बुकटी साहब लेते हैं, ये तो nobody was understanding बलूचिस्तान। तो मुझे याद है उस वक्त जब मैं जाता था, इंटरनेट गूगल शूगल कम हुआ करते थे, यूज्ड टू गेट दिस डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर फ्रॉम डिफरेंट लाइब्रेरीज, और उसमें जब खाक वाक चांद के मैं देखता था तो एक रिपोर्ट मुझे उस वक्त मिली सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट सेंटर की, जिसमें पाकिस्तान के अंदर पहली दफा जो सूबों में तफावत है, जो इनइक्वालिटी है, जो तफरीक है यहाँ के शहरियों के दरमियान, क्योंकि व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड सिक्योरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 27 ले ले, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 36 ले ले, 37 ले ले और 38 ले ले, उसमें यह कहा गया है कि तमाम शहरी यकसा तौर पर बराबर होंगे तो उसको बिजली भी मिलनी चाहिए, पानी भी मिलनी चाहिए, तालीम भी मिलनी चाहिए, जिस तरह की सड़क पर आप सफर करते हैं उस तरह की सड़क मिलनी चाहिए, जिस तरह की अच्छी खासी तिजारत आप करते हैं उस तरह की तिजारत के लिए उसको मौके मिलने चाहिए, उस पे आप बॉर्डरों पे उसके जो है वो बाड़ न लगाएं, उसकी जो है ट्रेडिशनल उसका जो हिस्टोरिकल उसकी रिलेशनशिप रही है इस खत्ते में, 2000 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है बलूचिस्तान। डोंट सी इट एज अ प्रोविंस। If you are a policy maker and if you want to resolve the Balochistan conflict, you have to see Balochistan as a region. It's not a province. You have declared it a province, a small province, but the psyche, the cultural identity, the resources, the landscape, the mountains, the deserts, they stretch behind your borders. वो अफगानिस्तान में चले जाते हैं हमारे पहाड़, वो ईरान में चले जाते हैं। तो आपको बलूचिस्तान के लोगों की जब तक उस सेंसिटिविटी को, उस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को, उस डेमोग्राफिक अंडरस्टैंडिंग को जब तक आप बलूचिस्तान की समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप नहीं पाएंगे। मैं एक छोटी सी 2-4 मिसाल देके फिर खत्म करता हूँ, और भी दोस्त हैं बोलने वाले, पर्टिकुलरली इलातुर्रहमान साहब ट्रॉलर्स पे बोलेंगे, तिजारत पे बोलेंगे, जुल्म और ज्यादती जो हो रही है, इसलिए कुछ टॉपिक उनके लिए छोड़ दूंगा। स्टूडेंट्स रिलेटेड डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब ने बताया, मैं आप जब अभी एक रिसेंट रिपोर्ट है, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो फिर कहेगा ये तो जी एक्सैजरेट करते हैं। मैं आपको कह रहा था कि I always used to get confronted by these scholars and professors कि जी ये तो अब तो खुदा की मेहरबानी है, ये NHDR नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 UNDP का है, जिसके आज कंट्री डायरेक्टर भी यहाँ तशरीफ फरमा थे। तो उस रिपोर्ट में मैं I was a part of the advisory council. Hafiz Pasha साहब was the co-author, I was myself and Hassan Iqbal साहब, हम इसके एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी रहे। तो वो रिपोर्ट अभी भी वेबसाइट पे अवेलेबल है 2020 का, उसमें आप देख लीजिएगा। दुनिया के अंदर ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे जो UNDP ने किया हुआ है 189 कंट्रीज है, एंड 189 कंट्रीज में जब ग्लोबल इंडेक्स जो वैल्यू दिया गया है उसमें जब बलूचिस्तान को रखा गया है तो बलूचिस्तान का नंबर दुनिया में 181वें नंबर पे आया है, यानी 181 बलूचिस्तान का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू बनता है वो 181वें नंबर पे है। अब दुनिया में 181वें नंबर पे आपके ख्याल में और कौन से ममालिक हो सकते हैं, आप मुझे बताएं। तो अगर आप शायद बलूचिस्तान नहीं गए हो, टीवी पे सोमालिया तो देखा है आपने, टीवी पे आपने सिरिलियन का नाम तो सुना होगा, जो ब्लड डायमंड की मूवी बनी थी जहां पे कह रहे थे कि जी मिलियंस के करीब लोग मारे गए। तो बलूचिस्तान इस वक्त ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सिरिलियन के बराबर है, जहां 2001 और 2002 में जो है 10 लाख के करीब लोग जो हैं वो एक कॉन्फ्लिक्ट का, तनाजे का शिकार हो गए। मुझे सारा वेस्ट अफ्रीका देखने का भी मौका मिला है, काम करने का भी मिला है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू में आप अंदाजा लगाएंगे क्या है। इसके अलावा मैं आपको एक छोटे सा फिगर दूं, मतलब हमसे अक्सर पूछा जाता है कि जी आप क्यों पंजाब के साथ कंपैरिजन करते हैं, जब भी हम कोई बात करते हैं तो मैंने कहा हम अपना कंपैरिजन किससे करें, हम राजस्थान से नहीं कर सकते, हम अमृतसर से नहीं कर सकते, पता नहीं कुछ 50-52 के करीब रियासतें हिंदुस्तान की, हम उसके साथ कंपैरिजन तो नहीं करेंगे अपना, न स्वीडन के किसी स्टेट के साथ, न जर्मनी के किसी स्टेट के साथ। हम 4 भाई हैं, वी आर पार्ट ऑफ द फेडरेशन। अब 5वां आप गिलगित बल्तिस्तान को भी ऑलमोस्ट तकरीबन इक्वली सूबे का मिल गया है। तो जब हम आपस में कहते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है तो मेरे सामने कंपैरेटिव केस जो है वो या पंजाब का होगा या सिंध का होगा या गिलगित बल्तिस्तान का होगा या आजाद कश्मीर का होगा। तो उसमें मैं अब छोटी सी बात आपके सामने रख दूं, आप शायद आपको हैरानगी होगी इस बात पे
कि जो हमारे साथ ये प्रोविंस वाइज शेयर जो नेशनल इनकम में प्रोविंस शेयर इन एनुअल नेशनल इनकम यानी तरक्की के मैयार में जो सूबों का ये रिपोर्ट है यूएनडीपी की, जो नेशनल ह्यूमन जो मैंने कहा आपको कहा कि डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2020 की, उसमें जो पॉपुलेशन है पंजाब का आपको खुद पता है 54% है और बलूचिस्तान स्टैंड 6.2। जो सोशल प्रोटेक्शन है, व्हाट इज सोशल प्रोटेक्शन, क्योंकि अगर मैं आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और चाइल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स, यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स एक बताऊं तो मुझे इधर कोई 2-4 घंटे लग जाएंगे बलूचिस्तान के केस को पेश करने में। तो आपको सिर्फ एक सोशल प्रोटेक्शन में क्या आता है, तालीम आती है, सेहत आता है, आपको जो है बिजली आ जाती है, अच्छी तवानाई आ जाती है, डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है वो सारे आ जाते हैं। तो सोशल प्रोटेक्शन में पंजाब 54% है हमारी आबादी का, सोशल प्रोटेक्शन में पंजाब का स्टैंडर्ड जो है 63.8% है, यानी आबादी के हिसाब से, आबादी के एतबार से भी यहाँ पर जो सोशल प्रोटेक्शन का वैल्यू है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 63.8% है। फिर आते हैं सिंध के ऊपर, सिंध की भी एक सूरत हाल है, सिंध की 23% पॉपुलेशन है, बट सोशल प्रोटेक्शन में सिंध जो है 17.2 पे स्टैंड करता है। खैबर पख्तूनख्वा ने बड़ी अचीवमेंट्स की है, 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है उसका, मर्ज एरिया जब उसमें शामिल हो गया, अदरवाइज इट यूज्ड टू बी 72,000, लेकिन उसने बहुत इंप्रूव किया है। उसमें इंडिकेटर्स आप देख लेंगे, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की 15.3% पॉपुलेशन है, लेकिन उसका जो सोशल प्रोटेक्शन में जो वैल्यू है वो तकरीबन 17.2, यानी 2 से 3% आगे है। अब बलूचिस्तान का सोचिए, मुझे आप में से कोई भी बता दे कि सोशल प्रोटेक्शन में बलूचिस्तान की आबादी जो है 6.2% है, सोशल प्रोटेक्शन में बलूचिस्तान की वैल्यू किस पे होगी? आबादी के बराबर तो नहीं, उससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर पंजाब की सोशल प्रोटेक्शन में 63% है अगेंस्ट 54%, तो क्या होगी? आपको हैरत होगी कि बलूचिस्तान स्टैंड्स ऑन 2 अपनी आबादी से भी। इसका मतलब ये है जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2016 में जारी किया गया है प्लानिंग कमीशन का, मैं वर्ल्ड बैंक वाले का जिक्र नहीं करता, मैं 2-3 और जो रिपोर्ट्स जारी हुए हैं यूएनडीपी के उनका जिक्र नहीं करता, इसके प्लानिंग कमीशन की एहसन इकबाल साहब आज आएंगे किसी एक उस पे, उसमें जो है बलूचिस्तान जो है स्टैंड्स 71% पॉपुलेशन जो है गुर्बत का शिकार है। तो कहने का मकसद ये है कि हम जो सोशल प्रोटेक्शन में, फॉरेन रेमिटेंसेस में और डोमेस्टिक रेमिटेंसेस में, ये क्या है फॉरेन रेमिटेंसेस? आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करते हैं, नौजवानों पर खर्च करते हैं, यूनिवर्सिटियां बनाते हैं, तालीम देते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स बनाते हैं, वो बाहर के 2 लाख मुल्कों में जाते हैं, पैसा कमा के बेचते हैं। तो अभी आप अंदाजा लगाएगा, दोबारा मैं यही कहूंगा कि पंजाब 66.5% फॉरेन रेमिटेंसेस है, पंजाब के जो शहरी हैं वो बेचते हैं। इसी तरह सिंध वो फिर दोबारा नीचे 3% पे आके स्टैंड कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हैज इंप्रूव्ड अ लॉट। इसकी 2-3 और वजूहात हैं, कैसर बंगाली साहब बैठे हैं, मैं बहुत ज्यादा डेवलपमेंट इश्यूज पे बात नहीं करूंगा, वक्त की कमी भी आ गई। तो वो ये है कि 3% पे सिंध आके खड़ा हो गया, और खैबर पख्तूनख्वा 15% आबादी है उसकी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा 30% फॉरेन रेमिटेंसेस बेचता है, इसलिए कि वहां पर तालीम, तरबियत, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यूथ की डेवलपमेंट पर इतना काम हुआ है कि इस वक्त पंजाब और तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा वो फॉरेन रेमिटेंसेस में। और बलूचिस्तान का क्या होना चाहिए? वैसे बलूचिस्तान को ये होना चाहिए, मिडिल ईस्ट से नजदीक है, 2000 किलोमीटर बॉर्डर हमारे लगते हैं, ज्यादा मुल्कों तक हमें आना जाने की सहूलत होनी चाहिए थी, लेकिन बलूचिस्तान स्टैंड्स ऑन 0.7, यानी 1% भी फॉरेन रेमिटेंसेस में नहीं है। डोमेस्टिक रेमिटेंसेस में जिसमें मुलाजमतें हैं, जिसमें ये दूसरी तीसरी चीजें हैं, उसमें बलूचिस्तान भी 1% पे स्टैंड नहीं करता है। एक रिपोर्ट है जो कैसर बंगाली साहब ने अपनी किताब क्राई फॉर जस्टिस में लिखी है, जरूर पढ़िएगा, जिसमें 2004 में एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने एक कमेटी बनाई, एंड आई वाज पार्ट ऑफ दैट कमेटी एज वेल। हम उसके जो पॉलिटिकल साइड पे सेनेट में बनी थी कि जी बलूचिस्तान के लोगों को रोजगार के जराए और मौके फराहम किए जाए। अगर पंजाब के अंदर पंजाब रेंजर्स में तेरा बुक्टी का बच्चा, खुशदार का बच्चा, केज का बच्चा नहीं आ सकता है, वाई फ्रंटियर कोर में या कोस्ट गार्ड में अभी तक जो भर्तियां हैं वो बाहर के सूबों से हो रही हैं, 1 लाख मुलाजमतें बलूचिस्तान की। और मैंने ये उस वक्त कहा था कि the conflict in Balochistan has such a very strong and documented basis. Until and unless we are not going to address these issues, जिसमें employment है, दूसरी चीज है, तो या
آخر میں میرے خیال میں نوجوانوں کی بات کر دی گئی. آئیے لاہور میں ہمارے بچے آپ کے مہمان ہیں, بالخصوص مجھے پتہ ہے ذرا زیادہ لاہور سے باہر کے بھی بیٹھے ہیں, یہ آپ کے مہمان ہیں. آپ نے کبھی سنا ہوگا لندن میں کوئی پڑھنے جاتا ہے اس کو تنگ کیا جاتا ہے, اس کی ریشل پروفائلنگ کی جاتی ہے, ہراسمنٹ کیا جاتا ہے. We know that immigration والے کرتے ہیں, ایون ہماری بھی کرتے ہوں گے, لیکن they do it very decently. تو یہ جو کچھ عرصے سے ہمارے نوجوانوں میں تھوڑی سی تشویش پائی جاتی ہے, they feel it that they have been aggressively monitored. ہر کسی کو شک اور شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہم سیاستدان تو مشکوک تو ہیں, لیکن کم از کم یہ بچے جو یہاں تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں, تو we request you کہ respect them, because یہ آپ کے ہمارے ambassadors ہیں. یہ پنجاب سے کوئی اچھی جو یادیں لے کے آئیں گے بلوچستان میں, تو یہ جو نیشنل کوہیژن ہے, یونٹی ہے, یہ جو کانسٹیٹیوشنلزم ہے, ایک دوسرے کے لیے ریسپیکٹ ہے, سٹیزنشپ جو ریسپیکٹ ہے, وہ اسی سے بڑھتا ہے. شکریہ آپ سب کا. میں ایک کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں. پنجاب بڑا بدنام ہے, بلوچستان میں ہو باقی پاکستان میں ہو, لیکن یہ پالیسیاں پنجاب کے عوام کی نہیں ہے. یہ پنجاب کی ایلیٹ اور پنجاب کی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جن کو ڈومینیٹ کرتا ہے پنجاب, ان کی پالیسیاں ہیں. لوگ آپ کے ساتھ اب میں انوائٹ کروں گا